ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी हद तक चांसेस होते हैं कि इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और डिफरेंट काम है जो मुझे करवाने हैं, तो मुझे कौन सा काम किस ऑप्शन से करवाना है वो डिसाइड या वो असाइन करना है। हर ऑप्शन हर काम कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास 4 पियोन है, मैंने जो रखे हैं, मैं 4 सेक्टर्स में उनको क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजना चाहता हूँ। वो चारों कहते हैं सर जहां भेजेंगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर क्या है, एक साइकिल यूज करता है, एक बाइक यूज करता है, एक स्कूटर यूज करता है और एक कहता है मैं कैब में जाऊंगा। तो चारों की कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी। जो साइकिल पे जाएगा वो बेचारा सस्ते में वापस आ जाएगा, जो स्कूटर पे या बाइक पे जाएगा थोड़ा सा ज्यादा पेट्रोल लेगा। ठीक है, जो स्कूटर पे जाएगा वो हो सकता है थोड़ा और ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करे, जो कैब में जाएगा वो कैब के एक्सपेंसेस पे करके जाएगा। ठीक है, तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा काम किसको असाइन करूं कि अगर मैं अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंग कॉस्ट मिनिमाइज होनी, अगर मैं प्रॉफिट्स को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट कर रहा हूं तो इस तरह से असाइनमेंट करनी है ताकि मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, आपके पास डिफरेंट काम होंगे जो आपने करवाने हैं। हर काम को करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। हर ऑप्शन हर तरह का काम कर सकता है, बट विद डिफरेंट कॉस्ट या डिफरेंट प्रॉफिट। तो अगर आप कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपने इस तरह से असाइनमेंट करनी है ताकि टोटल कॉस्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे वो मिनिमाइज हो जाए। अगर हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो इस तरह से असाइनमेंट करनी है ताकि जो आने वाले टोटल प्रॉफिट्स होंगे वो हमारे मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको ही लिख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, टू असाइन डिफरेंट जॉब्स to different alternatives in such a way that each alternative is assigned a single job resulting in minimum cost or maximum profit। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 4 लोकेशंस पे 4 पियोन्स को भेजना था। ठीक है, चारों चारों लोकेशंस पे जा सकते थे पर उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट थी। ठीक है, अब ये नहीं करना कि मैं एक पियोन को एक लोकेशन पे भी भेज रहा हूं और दूसरी लोकेशन पे भी भेज रहा हूं, ये चीज असाइनमेंट में नहीं करनी। तो मैंने आपको वही चीज दिखाई कि ईच ऑल्टरनेटिव इज असाइंड अ सिंगल जॉब। इसका मतलब है जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं सबको सिंगल ही जॉब असाइन करनी है। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑल्टरनेटिव 2 जॉब्स कर रहा है या 2 जॉब सिंगल ऑल्टरनेटिव को असाइन की गई है। तो जितनी जॉब्स होंगी उतने ही ऑल्टरनेटिव्स होंगे और हर ऑल्टरनेटिव को एक सेपरेट इंडिविजुअल जॉब असाइन करके दिखा दी जाए। अगर हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉस्ट मिनिमाइज करते हुए चलेंगे, अगर हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते चलेंगे। तो जो मेथड ऑफ असाइनमेंट है, एक ही मेथड है जो असाइनमेंट के लिए हम फॉलो करते हैं, दैट इज दी हंगेरियन असाइनमेंट मेथड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हैम लिख दिया जाता है इसको। तो अगर वहां क्वेश्चन पेपर में लिखा है सॉल्व यूजिंग द हैम मेथड तो कंफ्यूज नहीं होना, वो असाइनमेंट का एक ही मेथड है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूं आज। टाइप नंबर 1, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है अगर वो कॉस्ट का है तो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड का गिवन है तो वो भी आपको मिनिमाइज करना होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, आप अपने ट्रक्स को या जो भी आप व्हीकल यूज करते हैं उसको डिफरेंट लोकेशंस पे भेजना चाहते हैं तो आप तो कम से कम डिस्टेंस में अपना काम खत्म करना चाहेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन हो वो हो सकता है। टाइम टेकन बाय द डिफरेंट वर्कर्स अगर आपको असाइन गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट करनी है तो वो चीज मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ कॉस्ट के नाम से गिवन हो, कॉस्ट तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए बता दिया था। ठीक है, इतना तो डिटरमिन कर पाएंगे ना कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि अगर मुझे ये असाइनमेंट करनी है इसका आंसर मुझे मैक्सिमम फॉर्म में चाहिए या मिनिमाइजेशन फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो एग्जांपल में रीड आउट करने लगा हूं, इसको ध्यान से सुनना, बाकी वैल्यूज मैं लिख दूंगा एक बार बोर्ड पे। इन अ टेक्सटाइल सेल्स कॉर्पोरेशन 4 सेल्समैन आर अवेलेबल टू 4 काउंटर्स। ठीक है, 4 सेल्समैन है और 4 काउंटर्स हैं जिसको उनको हमने बिठाना है। ईच सेल्समैन कैन हैंडल एनी ऑफ द काउंटर्स। तो आपको क्या गिवन है, 4 सेल्समैन दिए गए हैं, 4 सेल्स के काउंटर्स गिवन है। आपको कहता है जो फॉलोइंग मैट्रिक्स जो आपको दिया गया है, हर सेल्समैन हर काउंटर पे कितना टाइम लगाने वाला है उसका आपको मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, तो जो गिवन मैट्रिक्स है दैट इज दी
टाइम टेकन का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे आपको काउंटर्स गिवन है W, X, Y एंड Z, ठीक है। और ऊपर आपको सेल्समैन गिवन है A, B, C एंड D, ठीक है। ये आपको सेल्समैन दिए गए हैं A, B, C एंड D, ठीक है। रो वाइज वैल्यूज हैं 41, सेकंड वैल्यूज हैं 22, 29, 49 एंड 65। थर्ड रो है 27, 39, 60 एंड 51, ठीक है। लास्ट है हमारी 45, 50, 48 एंड 52, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है चार काउंटर्स हैं, सेल्स काउंटर्स हैं W, X, Y एंड Z, चार सेल्समैन है A, B, C एंड D। तो चारों सेल्समैन हर काउंटर पे काम कर सकते हैं और उनके टाइम डिफरेंट है, और क्या टाइम वो लेंगे हर काउंटर पे वो चीज हमें यहाँ मैट्रिक्स में दी गई है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स को समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या बताना चाहता है। तो इसका मतलब ये बताना चाहता है कि अगर ए सेल्समैन W काउंटर को हैंडल करेगा, ही टेक 41 मिनट्स या 41 आवर्स, जो भी आपको क्वेश्चन में इसके यूनिट्स दिए गए हैं। ऐसे बी वाला सेल्समैन अगर W काउंटर को हैंडल करेगा वो 72 मिनट्स लेगा, सी वाला करेगा 39 मिनट्स लेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक टाइम टेकन का मैट्रिक्स है। तो टाइम टेकन से पता लगा कि एज अ कंपनी मुझे टाइम मिनिमाइज करना है, तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारी बन जाती है। तो जब मैं अपना सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है, आंसर स्टार्ट करने से पहले एक कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती आपने आंसर स्टार्ट नहीं करना है। एंड द कंडीशन सेज कि रोज एंड कॉलम्स शुड बी इक्वल। तो इस केस में चार रोज हैं, चार कॉलम्स हैं, तो हमारे ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दिया गया होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया होता तीन सेल्समैन है, चार काउंटर आपने हैंडल करवाने हैं और ये आपको मैट्रिक्स दिया गया होता, तो कंडीशन फुलफिल नहीं होती। चार रोज है, तीन कॉलम है, तो सबसे पहले तो इसको इक्वल करना है। तो उसको इक्वल करने के लिए आप क्या करते हैं, डी लगा देते हैं डमी, और इसकी वैल्यूज क्या हो जाती, जीरो। सेम ऐसी अगर एक रो कम होती तो रो डमी लगा देते और उसकी वैल्यूज क्या हो जाती, जीरो हो जाती। तो जब तक ये कंडीशनल क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करता है आपने उसका आंसर सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो हमारे इस गिवन क्वेश्चन में सेटिस्फाइड है तो हम अपना आंसर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आंसर का स्टेप नंबर 1 होता है रो रिडक्शन, ठीक है। रो रिडक्शन कैसे करनी है, फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ईच रो एंड रिड्यूस दैट वैल्यू फ्रॉम ऑल अदर वैल्यूज ऑफ दैट रो, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, फिर देखते हैं कैसे करना है। तो कहता हर रो की सबसे छोटी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और उस रो की सारी वैल्यू से वो छोटी वैल्यू आपने माइनस कर देनी है, ठीक है। इस चीज को रो रिडक्शन बोला जाता है। तो रो रिडक्शन करने के बाद हमारा मैट्रिक्स किस तरह से दिखेगा वो बना लेते हैं। तो पहली रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 39, 41 माइनस 39 दैट इज इक्वल टू 2, 72 माइनस 39 दैट इज इक्वल टू 33, 39 minus 39 that is equal to 0, 52 minus 39 that is equal to 13 हो जाएगा। सेकंड रो में सबसे छोटी वैल्यू 22, तो 22 minus 22 0, 29 minus 22 7, 49 minus 22 27, 65 minus 22 that is equal to 43। थर्ड रो में देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या है 27, तो 27 minus 27, 39 minus 27, 60 minus 27, 51 minus 27। लास्ट वाली में सबसे छोटी वैल्यू 45 है, तो 45 minus 45, 50 minus 45, 48 minus 45 एंड 52 minus 45। तो हर रो की सबसे छोटी वैल्यू मैंने उठाई है और उसी रो की सारी वैल्यूज में से उस छोटी वैल्यू को माइनस। चले, दिस वाज स्टेप नंबर 1, दैट वाज रो रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 इज कॉलम रिडक्शन। Find out the least value in every column and reduce that value from all other values of that column, ठीक है। जैसे हमने पहले रो रिडक्शन की थी, रो की सबसे छोटी वैल्यूज में से माइनस किया था, ठीक है, किया था। अब आपने कॉलम में से करना है, तो हर कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और उस कॉलम की सारी वैल्यू से उसको आपने रिड्यूस कर देना, ठीक है। अब ध्यान रखना है कॉलम रिडक्शन इसमें से नहीं करनी है, इसमें से करनी है, स्टेप वाइज। तो स्टेप नंबर 1 का जो मैट्रिक्स बना है इसमें से कॉलम रिडक्शन करनी है। तो पहले कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो 0 से तो कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 0 0 एंड 0।
अगले में देखें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 माइनस करते हैं 30। अगले में देखें दोबारा से 0 है, तो 0 से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट वाले में देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 माइनस करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने रो रिडक्शन किया था वैसे ही हमने कॉलम रिडक्शन कर दिया है। तो ध्यान रखना है, रो रिडक्शन ओरिजिनल क्वेश्चन से किया था, कॉलम रिडक्शन रो रिडक्शन वाले मैट्रिक्स से हमने किया। स्टेप नंबर 3 इज मेकिंग असाइनमेंट्स। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 में एक्चुअली हमें असाइनमेंट्स करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो एक बार मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो स्टेप 2 में आपने मैट्रिक्स लिखा था एज इट इज उसको लिख देना है, कोई चीज प्लस माइनस नहीं करनी। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं कि असाइनमेंट्स कैसे करनी है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रो, तो कहता है स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रो, फाइंड आउट द रो हैविंग सिंगल जीरो। ठीक है, तो पहली रो से शुरू करते हैं। पहली रो में देखा सिंगल जीरो है। ठीक है, तो सिंगल जीरो मिला, हमने ये बोला वो रो ढूंढनी है जिससे सिंगल जीरो है। सिंगल जीरो मिलने के बाद क्या करना है, उसको असाइन कर देना, एंड असाइन इट। तो पहली रो में ही सिंगल मिला, तो इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, बॉक्स में डालने का मतलब है दिस इज मेकिंग एन असाइनमेंट। उसके आगे लिखते हैं एंड क्रॉस आउट ऑल अदर जीरोस इन दैट कॉलम। पूरी स्टेटमेंट को इकट्ठा में एक्सप्लेन करता हूं। वो कहता है पहली रो से शुरू हो जाइए, जिस रो में सिंगल जीरो आपको मिलता है उसको असाइन करिए, और जहां पर आपने असाइन किया, जैसे मैंने कॉलम नंबर सी में असाइन किया, इस कॉलम नंबर सी में जितने और जीरोस हैं इसके अलावा सारे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, रो में सिंगल जीरो ढूंढा, जहां असाइन किया उसके कॉलम में जितने भी जीरोस होंगे ऊपर नीचे जितने भी हैं सारे के सारे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो, मतलब सारी रोज के साथ ये आपने करना है। तो एक बार चेक करें, सेकंड रो पे चलते हैं, सिंगल जीरो है, असाइन कर देते हैं। असाइन किया ए वाले कॉलम में, तो ए कॉलम में जितने जीरोस हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। थर्ड रो में चलते हैं, एक अकेला था वो कट गया तो कुछ नहीं बचा, छोड़ देते हैं। कॉलम नंबर सॉरी रो नंबर 4 में चलते हैं, एक कट गया था, अभी 2 जीरोस हैं, अब इसको असाइन नहीं करना है। हमने सिंगल जीरो की बात की है, जहां मल्टीपल जीरोस आते हैं उसको आप स्किप कर देंगे, उसको असाइनमेंट नहीं करते। तो रो में मैंने सिंगल सिंगल करते हुए देखा तो 2 असाइनमेंट हमने कर दी है। तो अब रो में एक ही रो बची है और इसमें 2 जीरोस हैं, असाइनमेंट नहीं की जा सकती। उसके बाद आपने क्या करना है, रिपीट द सेम प्रोसीजर कॉलम वाइज। ठीक है, अभी जो हमने रो वाइज प्रोसीजर फॉलो किया था, अब वो कहता है सेम प्रोसीजर आपने कॉलम वाइज करना है। पहले कॉलम से शुरू हो जाइए, जिस कॉलम में सिंगल जीरो मिलता है असाइन करिए। अब कॉलम में असाइन करेंगे तो रो में अगर कोई जीरो होगा वो काटना। पूरी स्टेटमेंट इकट्ठा, रो से शुरू किया था, जिस रो में सिंगल जीरो मिला था असाइन किया था, और रो में असाइन किया था तो कॉलम के जीरो काट दिए थे। जब कॉलम में चलेंगे तो कॉलम में सिंगल जीरो ढूंढेंगे, जिस कॉलम में सिंगल जीरो होगा असाइन करेंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में जितने जीरोस होंगे वो काट। कॉलम की बात करें, इसमें सिंगल जीरो मतलब एक असाइन हो चुका है तो छोड़ देते हैं। बी वाले कॉलम में चले, सिंगल जीरो है तो इसको असाइन करते हैं। ये जेड रो में असाइन किया तो जेड में जितने जीरोस हैं कैंसिल कर देते। तो ये सेम प्रोसीजर फॉलो होता जाएगा जब तक सारे जीरोस या तो असाइन ना हो या कैंसिल ना हो, जीरो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, कई बार मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये WX होता है, यहाँ पर AB होता, 0 0 0 एंड 0। ठीक है, रो वाइज देखें तब भी 2 जीरोस हैं, कॉलम वाइज देखें तब भी 2 जीरोस हैं, और मैंने बोला जीरो को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, या तो असाइन करना है या काटना है। ठीक है, यहां तो सिंगल सिंगल मिले तो या तो कट गए या असाइन हो गए, जीरो खत्म हो गए। अगर क्वेश्चन इस सिचुएशन पे पहुंच जाता है कि रो वाइज देख रहे हैं तब भी 2 जीरोस हैं, कॉलम वाइज देख रहे हैं तब भी 2 जीरोस हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो जीरो आपको अच्छा लगे, जो भी जीरो आपको अच्छा लगे असाइन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये असाइन करता हूं, तो जो भी जीरो आप असाइन करेंगे उसके रो में और कॉलम में जो जीरोस हैं उसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप से सिंगल जीरो बचेगा, वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। डायरेक्टली ये नहीं करना, ये तभी करना है जब रो या कॉलम में सिंगल जीरोस मिलते ही नहीं है। अगर मल्टीपल जीरोस हैं रोज एंड कॉलम्स में, सिंगल नहीं है, तो इस कंसेप्ट पे आपने अपने आंसर को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सारे जीरोस को या तो काटना है या आपने असाइन करना है, जीरो को छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट करके एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आंसर इज फाइनल। आंसर तब आ जाएगा व्हेन नंबर ऑफ असाइनमेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स। रो कॉलम मैंने पहले स्टेप में इक्वल कर दी थी, तो किसी के साथ भी कंपेयर कर लीजिएगा, या तो रो के साथ कंपेयर करिए या कॉलम के साथ।
तो जितनी आपने असाइनमेंट्स की हैं अगर वो रो कॉलम के इक्वल आ जाती हैं तो हमारा आंसर फाइनल। हमने कितनी असाइनमेंट्स की, 1, 2 एंड 3 असाइनमेंट्स की हैं। ठीक है, 3 असाइनमेंट्स की हैं, रो कितनी थी, कॉलम कितने थे, 4 थे। तो इसका मतलब ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मुझे आगे इस आंसर को सॉल्व करना होगा। अगर ये असाइनमेंट यहीं पर 4 आ जाती तो यही मेरा आंसर हो जाता, यहां पर खत्म हो जाता मेरा आंसर, आगे मुझे कुछ और कैलकुलेट नहीं कर। तो अगर आंसर नहीं निकला तो स्टेप 4 पे मूव करेंगे। ठीक है, स्टेप 4 में मैट्रिक्स कैसे बनाना है, तो एक बार मैट्रिक्स के लिए जगह छोड़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करना है। अगर स्टेप 3 में आंसर नहीं आता है, वी हैव टू मूव टू स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 में क्या करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे बनाना है, अब आगे वो कहता है ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स इन सच अ वे दैट दीज लाइन्स कवर ऑल द जीरोस। ठीक है, ध्यान से इस लाइन को पढ़ते हैं, वो कहता है ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स इन सच अ वे दैट दीज लाइन्स कवर ऑल दी जीरोस। ऑल दी जीरोस का मतलब है चाहे असाइंड है, वेदर असाइंड और क्रॉस। दूसरी चीज बात करते हैं यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स की क्या मतलब है। ठीक है, मैंने मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स तो लिख दिया, अब मिनिमम नंबर का क्या मतलब है। मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स मींस द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स मेड। वो कहता है कम से कम लाइनें आपने ड्रॉ करनी है, ऐसे ड्रॉ करनी है कि जीरोस को कवर करते हुए चले। और वो कम से कम लाइनें क्या है, आपके पास उतने ही लाइनें हैं ड्रॉ करने के लिए जितनी आपने असाइनमेंट्स की, ना एक कम ना एक ज्यादा। ठीक है, तो मैंने कितनी असाइनमेंट्स की थी, 1, 2 एंड 3 असाइनमेंट्स की थी, तो इसका मतलब मैंने कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है, 3 लाइनें ड्रॉ करनी है। ये चीज समझ आती है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स उतनी ही है जितनी आपने असाइनमेंट्स की है। अगर इस मैट्रिक्स में एक असाइनमेंट हुई होती तो मैंने एक ही लाइन ड्रॉ करनी थी, 2 असाइनमेंट्स बनी होती यहाँ पर तो 2 ही लाइन ड्रॉ करनी थी, 4 हो जाती फिर तो आंसर ही आ जाता। इस केस में 3 हमने असाइनमेंट्स की है तो 3 लाइनें ड्रॉ करनी है। दूसरी चीज हो गया था इस तरह से ड्रॉ करनी है ताकि सारे जीरोस को कवर करें। तो देखें किस तरह से, अगर एक लाइन में इस तरह से ड्रॉ करूं ये जीरोस कवर हो गए, एक लाइन में इस तरह से ड्रॉ करूं ये जीरोस कवर हो गए, एक लाइन ऐसे या ऐसे जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है ये वाला जीरो भी कवर होता है। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक है, काटना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये नहीं है कि उसको आपको डॉटेड से या दिमाग में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्चुअली बोल्ड लाइन से ही आप इसको काट देंगे। ठीक है, डिफरेंट पेन यूज कर लेना। कई बार क्या होता है जैसे 10 लिखा है, आपने लाइन ड्रॉ की, 10 का 1 लाइन के ऊपर से चला गया तो वो 0 लगता है, तो डिस्टिंग्विश होता जाएगा अगर डिफरेंट पेन्स आप यूज करें। उसके आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाइंड आउट द लीस्ट अनकवर्ड वैल्यू। ठीक है, लाइनें जो आपने ड्रॉ की उसके बाद क्या करना है, जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं जैसे ये 2, 27, 36, 17, 33, 7, इन सब में से आपने लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो इस केस में हमारी क्या आती है, 2 आ जाती है। ठीक है, लाइनें ड्रॉ की, उसके बाद वो मैट्रिक्स में जिन वैल्यूज पे लाइनें नहीं है उन वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर देनी। अब इस 2 का क्या करना है, जिन वैल्यूज पे इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस बनती है, जैसे यहां इंटरसेक्शन बनी, यहां पर इंटरसेक्शन बनी, वहां पर आपने क्या करना है, ऐड करना है इस मिनिमम वैल्यू। जिन वैल्यूज पे होगा था लाइन तो है पर इंटरसेक्शन नहीं है, जैसे इस जीरो पे, इस जीरो पे, 28, 0 और 6 पे। ठीक है, इन पे लाइन तो है पर इंटरसेक्शन नहीं है, ये तो रहेंगे अनचेंज। जो आपकी अनकवर्ड वैल्यूज हैं उस पे आपने रिड्यूस करनी है ये मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर ये मेरा स्टेप 4 का जो भी काम है वो खत्म होता है। इस तरह से मुझे स्टेप 4 का मैट्रिक्स बनाना है। स्टेप 3 में अगर आंसर नहीं आया था तो लाइनें ड्रॉ की थी, लाइनें उतनी ड्रॉ की थी जितनी असाइनमेंट्स की थी और इस तरह से ड्रॉ की थी ताकि सारे जीरोस को मैंने कवर कर दिया था। अनकवर्ड वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब उस छोटी वैल्यू को आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स पे आपने उसको ऐड करना है, कवर्ड लाइंस पे आपने इसको चेंज नहीं करना है, अनकवर्ड वैल्यूज में से इसको आपने माइनस करना है। चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स क्या बनेगा। 2 इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 2 में 2 ऐड करेंगे ये 4 बन जाएगा। मिनिमम वैल्यू 2 थी तो 2 में 2 ऐड कर दिया, ये 4 बन गया। 0 चेंज नहीं होगा, सिंगल लाइन है। ये भी 0 चेंज नहीं होगा, सिंगल लाइन है। 0 इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 0 में 2 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 2। 28 सिंगल लाइन, चेंज नहीं होगा।
2 इज एन अनकवर्ड वैल्यू, माइनस हो जाएगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा। 7 इज एन अनकवर्ड वैल्यू तो 7 - 2 5 हो जाएगा। 0 इज अ कवर्ड वैल्यू, सिंगल लाइन चेंज नहीं होगा, सिंगल लाइन चेंज नहीं होगा। अनकवर्ड माइनस हो जाएगा 2, अनकवर्ड 2 माइनस हो जाएगा, सिंगल लाइन चेंज नहीं होगा, सिंगल लाइन चेंज नहीं होगा, अनकवर्ड माइनस हो जाएगा, अनकवर्ड माइनस हो जाएगा, सिंगल लाइन दोबारा से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टेप 4 का मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, रिपीट करना है स्टेप नंबर 3, दैट इज मेकिंग द असाइनमेंट। तो 3 और 4 तब तक चलते जाएंगे जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती। जरूरी नहीं है कि अभी भी आंसर आ जाएगा, जब तक ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती है तब तक आपके 3 और 4 वाले स्टेप्स रिपीट होते जाएंगे। ये गिवन क्वेश्चन में 5 या 6 बारी तक रिपीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा होते जाएं तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो देखें, असाइनमेंट करने स्टार्ट करते हैं। पहली रो में शुरू करें, सिंगल जीरो है, असाइन करते हैं और इसकी कॉलम में जितने जीरोज है काट देते हैं, नहीं है तो छोड़ देते हैं। दूसरी रो 2 जीरोज है, स्किप करते हैं। तीसरी रो सिंगल जीरो है, असाइन करते हैं और इसके कॉलम में जितने जीरोज हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है जी। फोर्थ वाली रो में 2 जीरोज हैं, उसको स्किप कर देते हैं। कॉलम वाइज चलते हैं, पहला कॉलम खत्म हो गया, दूसरे कॉलम में 2 जीरोज हैं, स्किप करते हैं। तीसरा कॉलम हो गया है, फोर्थ वाले कॉलम में सिंगल जीरो है, असाइन करते हैं और इसकी रो में जो जीरोज हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, रो वाइज देखो या कॉलम वाइज देखो, ये अकेला जीरो बचता है, ये भी असाइन कर दिया जाएगा। अब कितनी असाइनमेंट्स होगी, 1 2 3 और 4। चाहिए कितनी थी, 4 चाहिए थी, तो इसका मतलब ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि पहली बार लाइन ड्रॉ करने के बाद ये आंसर आ ही जाएगा। 5-6 बारी तक ये स्टेप 3 और 4 रिपीट हो सकते हैं एक गिवन क्वेश्चन में। अगर अभी भी 4 असाइनमेंट्स नहीं आती तो दोबारा से लाइनें ड्रॉ करता, एक नया मैट्रिक्स बनाता और उसमें दोबारा से असाइनमेंट करता। तो जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती, मेरा स्टेप नंबर 3 और 4 रिपीट करते जाएं। ये आंसर लिखना कैसे है आपने, ठीक है, ये आंसर लिखना कैसे, मैंने W को क्या असाइन किया, W को असाइन किया C, X को क्या असाइन किया B, Y को असाइन किया A और Z को असाइन किया मैंने D। ठीक है, जहां जहां असाइनमेंट्स की हैं उसको मैंने लिख दिया है। वैल्यूज इसकी ओरिजिनल क्वेश्चन से उठा लेते हैं। WC की वैल्यू थी हमारे पास 39, XB की वैल्यू थी दैट वाज 29, YA की वैल्यू थी दैट वाज 27 एंड ZD की वैल्यू थी दैट वाज 52। इसको टोटल कर लेंगे, ये हमारा टोटल मिनिमम टाइम, क्योंकि यहां पर हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये हमारा टोटल मिनिमम टाइम का आंसर निकल जाएगा। देखें कितना आता है, 18 25 27 5 7 9 14, तो 147 ये टोटल मिनिमम टाइम कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, मैथमेटिकली जितने मर्जी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख लीजिएगा, दिस विल बी द टोटल मिनिमम टाइम गिवन दैट हर ऑप्शन एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव को अलॉट किया गया है।